जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का मिशन सक्सेस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 करवा रहे हैं। ये सबसे पहले बता दें कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल द्वारा 26 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये सेट नंबर आप लोग का 3 होने वाला है। इससे पहले 2 सेट करवा चुके हैं और ये वॉल्यूम 1 चल रहा है। इसमें टोटल सेटों की संख्या 26 है। धीरे धीरे आप लोग को 26 सेट करवा देंगे और हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते हैं, इसके साथ पूरा फुली डिस्कशन चलता है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले बता दें, सबसे पहले हम आप लोगों को लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर बता देंगे और उसके बाद डिस्कशन करवाएंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। अब पहला है पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब दूसरा है काम करने का अधिकार। तीसरा बेरोजगार की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सभी। जो ये तीनों है ना, ये तीनों नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, तो नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र किस भाग में है, तो इसका जिक्र जो है भाग 4 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र है। और नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृति कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34,800 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 34,800 किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि भारतमाला परियोजना कब लाया गया था, 2017 में बताइएगा आप लोग। इसमें यह क्वेश्चन पूछेगा कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल आप लोग का कि भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। नंदा देवी जो होगा सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी हो जाएगा। और बात करें नंदा देवी की ऊंचाई के बारे में, तो नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। कितना है? 7,817 मीटर। उसी तहत बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें लंबाई के बारे में, ऊंचाई के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगर बात करें कि श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जानते थे, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार के सिंह कहा जाता था। और अगर बात करते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता था, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार विभूति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु या देश रत्न कहा जाता था। अगर बात करते हैं जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को हम लोग कहते थे लोकनायक। क्या कहते थे? लोकनायक कहते थे दोस्तों। ठीक है, लिखवा नहीं रहे हैं, ज़्यादा बोल कर डिस्कशन करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, अब लिखना होगा तो आप सुनकर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र से पूर्व कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? राजगीर थी। और बात करें और चंपा किसकी राजधानी थी, तो चंपा जो थी आप लोग का अंग की राजधानी चंपा थी। किसकी राजधानी? चंपा थी। अंग की राजधानी आप लोग की चंपा थी दोस्तों। और वैशाली किसकी राजधानी थी, तो वैशाली जो थी वज्जी की राजधानी। किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं। छठा क्वेश्चन आप लोग का कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगर पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, अगर पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली हो गया। और पूछता है कि आज़ादी के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे, राजा कौन थे? अगर पूछता है कि राजा कौन थे, तो राजा अगर जॉर्ज 6 हो जाएगा। राजा पूछता तो क्या मार देते हैं? जॉर्ज 6 थे। राजा कौन थे? जॉर्ज 6। ठीक है, अगर बात करते हैं पूछता अगर कि आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, राजा कौन थे? जॉर्ज 6 थे। और आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो आज़ादी के जो समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आंसर इसका बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और बात करें गदर पार्टी के बारे में, तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल। एक सेकेंड क्या हो जा रहा है रोज रोज, एक सेकेंड बस हो गया। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ पर थे? 7 नंबर में थे
हाँ, गदर पार्टी के पास से आइए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी आप लोग का यूएसए में हुई थी। अब बता चुके हैं आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब? क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में। ठीक है, चलिए बोल दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा कट जा रहा है बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। कुका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुका आंदोलन जो था ना, गुरु रामसी के द्वारा आयोजित किया गया था। और बात करें कुका आंदोलन के बारे में, तो कुका आंदोलन की नींव जवाहर मल ने रखी थी। किसने रखी थी? जवाहर मल ने कुका आंदोलन की नींव रखी थी। कुका आंदोलन का एक अन्य नाम है, तो उसका कुका आंदोलन को ही हम लोग क्या कहते हैं? नामधारी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? नामधारी आंदोलन कहते हैं। लिखने में नहीं बन रहा है दोस्तों, वीडियो कट जा रहा है इसलिए बोल दे रहे हैं, ठीक ना। लिखने में वैसे टाइम भी लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को जाता है? किसका श्रेय कौटिल्य मतलब कौन सा पुस्तक है जिसका रचना कौटिल्य ने की है? तो इसका राइट आंसर बता दें। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अगर बात करें अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र में किसका जिक्र है? तो राजनीति का जिक्र है, मतलब कि कैसे राज चला है उसका लिखा गया है इसके बारे में। अगर बात करें इंडिया किसके लिए पुस्तक है? तो इनका जो पुस्तक है मेगास्थनीज की है। इनका मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस जो है इसके रचयिता है विशाखा दत्त है। और रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा गया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को दिया गया था, उसे क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब बुद्ध घर त्यागे थे तो उसे क्या कहा गया? जब बिहार त्यागे थे तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। और बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए कथन ए और आर, कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़े। चलिए ए, पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। कारण जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योगरूढ़ कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों शब्द सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। हाँ देखिए, जो पंकज है वो सही बात है कि एक योगरूढ़ शब्द है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों योगरूढ़ शब्द है? क्योंकि योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योगरूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज कैसे लिखा गया? पंक प्लस जब, पंक प्लस जब पंकज लिखाता है ना। अब पंक का अर्थ होता है कीचड़, पंक का अर्थ होता है क्या होता है? कीचड़ होता है। और ज का अर्थ क्या होता है? जन्म। ज का अर्थ होता है आप लोग का जन्म। अब प्लस जब पंकज, पंख प्लस जब मिलकर क्या हो जाएगा? पंकज। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। देखिए यहाँ पर पंख का अर्थ कीचड़ हुआ, यहाँ पर ज का अर्थ जन्म हुआ, लेकिन पंकज का अर्थ हो गया कमल। तो इसी को क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। समझ गए? तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर कि मैं चाहता हूं कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहले बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। देखिए मिश्र वाक्य पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसभी सेंटेंस के देखिए जिसभी सेंटेंस में जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब होता है तो वो सेंटेंस क्या होता है? वो मिश्र वाक्य होता है। देखिए संयुक्त वाक्य पहचानने का ट्रिक है कि जिस भी सेंटेंस में और, तथा, एवं होता है उस संयुक्त वाक्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों हम आप लोग को हिंदी और इंग्लिश सबका डिस्कशन करवा रहे हैं। देखिए जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है, इसे क्वेश्चन हमेशा सेट में आता है, इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? देखिए इसमें जो होता है पानी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। पानी हमेशा हो एक ही वचन में होता है। क्यों? क्योंकि पानी एक द्रववाचक संज्ञा है और जितनी भी द्रववाचक संज्ञा होती है वो एक वचन में होती है। अगला संज्ञा क्या होती है? एक वचन में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक जा पहुंची, रेखांकित पदबंध का सटीक प्रकार बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा है? अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी। ठीक, तो यहाँ पर चलते हुए पहाड़ी पर क्या किया गया है? रेखांकित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या कौन सा होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन मैथ है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, डिस्कशन नहीं कराएंगे, नहीं तो वीडियो आप लोग का 1 से 1.5 घंटा का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 15 नंबर का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी राइट आंसर बता दे रहे हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन ए और कारण आर
कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित कीजिए। अभिकथन ये है कि ध्वनि तरंग का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है जबकि प्रकाश तरंगों का किया जा सकता है। कारण आर है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर देखिए बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें याद करने वाला बात यह है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। ध्वनि तरंग एक ऐसी तरंग होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और प्रकाश तरंग एक ऐसी तरंग होती है तो प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और बेस मतलब कि क्षार, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं ना, लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि NaOH जो हुआ क्षार हुआ, HCl जो हुआ अम्ल हुआ, और ये दोनों मिलकर NaCl मतलब लवण का निर्माण किया और H2O मतलब जल का निर्माण कर दिया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3 और C4 पौधे के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए C3 और C4 पौधे से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्या दोस्तों? हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा। C4 पौधे में प्रकाश श्वसन लगभग नगण्य होता है, जिससे उनकी उत्पादकता C3 पौधे से अधिक होती है। और दूसरा है कि मक्का और गन्ना C4 पौधे का प्रमुख उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इस सही बात कह रहा है। देखिए C4 पौधे में प्रकाश श्वसन लगभग नगण्य होता है। प्रकाश श्वसन देखिए, प्रकाश श्वसन क्या होता है? C4 पौधे में कम होता है, तो इसीलिए इसकी उत्पादकता होती है C3 पौधे से अधिक होती है। आज देखिए C4 पौधे, देखिए मान लीजिए C4 पौधा जो है ना वो ज़्यादा सांस नहीं लेता है, कम सांस लेता है। और ज़्यादा सांस लेता है, देखिए श्वसन से क्या होगा, मान लीजिए ज़्यादा सांस लेता तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा लगती। क्या लगती? ऊर्जा ज़्यादा लगती। जब इसकी ऊर्जा ज़्यादा लगती तो ये कम पौधे का उत्पादन कर पाता, मतलब कम उत्पादकता उत्पादित कर पाता, ठीक ना। तो इसीलिए C3 पौधे से उत्पादकता अधिक करता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा में क्या होती है? खपत कम होती है, ऊर्जा अधिक नहीं होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है। सॉरी, इसमें श्वसन की खपत कम होती है। जब श्वसन कम होगा तो इसमें ऊर्जा का होगा बचेगा। मान लीजिए श्वसन ज़्यादा होता है इसमें, तो इसमें ऊर्जा ज़्यादा लगता तो ये ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाता। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए अगर बात करें कि C4 पौधे का उदाहरण पूछ लेगा आप लोगों से, तो C4 पौधे का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मक्का और गन्ना है। क्या है? मक्का और गन्ना। क्वेश्चन नंबर 20 के पास आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलकों और उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक ना, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकेलाइट बुलेट प्रूफ कांच। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ये जो बुलेट प्रूफ जो कांच है इसके लिए बेकेलाइट का यूज नहीं करते हैं। बुलेट प्रूफ कांच के लिए केवलार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? केवलार का यूज करते हैं, ठीक ना। और नॉन स्टिक बर्तन की कोटिंग के लिए टेफ्लॉन का यूज करते हैं। और बात करें आग प्रतिरोधी कपड़े के लिए मेलामाइन का उपयोग करते हैं। आखिर बेकेलाइट है क्या? अगर बात करें, पूछतेगा कि बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट के बारे में आप बताइए। तो बेकेलाइट बिजली का जो स्विच होता है ना, बिजली का स्विच, उसी को बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 21 नंबर कि नीचे दिए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। महासागरों के अम्लीय, देखिए अभिकथन ए क्या कर रहा है? महासागरों के अम्लीकरण से प्रवाल भित्तियों के निर्माण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। कारण आ रहा है महासागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल से कार्बोनेट आयन सांद्रता बढ़ जाती है, जिसमें प्रवालों का खोल कमजोर हो जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ए सही है लेकिन आर गलती है। इसमें ए सही है और आर गलती है। देखिए यहाँ पर ए क्या कह रहा है कि महासागरों के अम्लीकरण से प्रवाल भित्तियों के निर्माण को काफी गंभीर नुकसान पहुंचता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। महासागरों के अम्लीकरण से प्रभाव भित्ति को नुकसान पहुंचता है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धारा मतलब ईडी करंट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है ना। पहला कथन है कि प्रेरण भट्टी में धातु को पिघलाने के लिए भंवर धारा का उष्मा का उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित करके भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और दोनों कथन याद रख लेना, आप लोग को रट जाना है, क्योंकि सेट जब से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब से आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ सेट लगाने से कुछ नहीं होता है, सेट को प्रैक्टिस भी किया जाता है और टोटल सेट को याद कर लिया जाता है, तभी अगला सेट में इंप्रूव कर पाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में चर्चा में रहा सौर नूतन योजना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। सौर नूतन योजना क्या है?
स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। अगर बात करें सौर नूतन योजना के बारे में तो इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो इसको पहली बार 2022 में लॉन्च किया गया था। सौर नूतन योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, 2022 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसको दिल्ली से लॉन्च किया गया था। पहली बार 2022 में कहाँ से लॉन्च किया गया, दिल्ली में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 एशियाई खेलों का भारत किस शहर में प्रस्तावित है। 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आयोजन जो है 2026 में आयोची नगोया जापान में होगा, ठीक ना। अगर बात करते हैं इसके डिस्कशन के बारे में, तो ये एशियाई खेल जो है कौन से क्रम का है, तो एशियाई जो खेल है ये 20वें क्रम का है। कौन से क्रम का है दोस्तों, 20वें क्रम का है। और बात करें कि जापान जो है इसकी कितनी बार मेजबानी कर रहा है, करेगा इस बार, और इस बार कर लेगा तो ये तीसरी बार इसकी मेजबानी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास कि 25 नंबर कि मई 2026 में चर्चा में रहा हिंद दृष्टि क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका राइट आंसर कि यह एक AI आधारित सीमा निगरानी प्रणाली है। हिंद दृष्टि क्या है, AI आधारित सीमा निगरानी प्रणाली है। और बात करें हिंद दृष्टि को सीमा सुरक्षा की तीसरी आंख कहा जाता है। हिंद दृष्टि को क्या कहा जाता है, सीमा सुरक्षा की तीसरी आंख कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी घाटों के करों को डॉट डॉट करके व्यय को डॉट डॉट कम किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ाकर। देखिए सरकारी घाटों को बढ़ाकर उसके व्यय को घटाकर, देखिए सरकारी घाटों को करों को बढ़ाकर, सरकारी घाटे को करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। सरकारी घाटे को कम कैसे कर सकते हैं, तो कर के बढ़ाकर और खर्च को मतलब व्यय को घटाकर सरकारी घाटे को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक ना। और बात करें कि सरकारी घाटा का फॉर्मूला कहता है राजस्व माइनस व्यय। राजस्व माइनस व्यय को सरकारी घाटा कहते हैं, और सरकारी घाटा को ही हम लोग कहते हैं, सार्वजनिक घाटा को ही हम लोग प्रवाह चर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाह चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में आता है। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 15 में इसका जिक्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की डिस्कशन हो गया कि अनुच्छेद 15 में क्या बात कहा गया है, तो यही अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने का मतलब कि धर्म, जाति, लिंग सबके देख कर आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं को हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य अमेरिका। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, मध्य अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर का काम क्या है, तो ये जो पनामा नहर है प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। पनामा नहर क्या करता है, प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग का लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। अगर बात करते हैं कि रेलवे का जनक किसे कहते हैं, भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं, तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। और बात करें कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है कि तैरते हुए द्वीप फुंडीज निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लोकटक झील की अनूठी विशेषता है। लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों, तो लोकटक झील जो है आप लोग का मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, नीतिसार जो है वो कालिदास की नहीं है। तो नीतिसार जब कालिदास की है ही नहीं तो ये किसकी है, ये कामंदक की है। किसकी है, नीतिसार कामंदक की रचना है नीतिसार, ठीक ना। ये जो तीनों रचना है विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों किनका है, कालिदास का रचना है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के पास कि गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। NH1 किसको जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 पर्सन पर किलोमीटर, 1106 पर्सन पर किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है और यह प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा रची गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। जो कलम का सिपाही है किसके द्वारा
और किसके द्वारा, किसने रचा, मुंशी प्रेमचंद ने रचा। ये पुस्तक की बात करें कब प्रकाशित किया गया तो 1962 में, कलम के सिपाही को कब प्रकाशित किया गया, 1962 में प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 के पास आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए आ गया है, और देखिए यहाँ पर देख कर मिला लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, एक से ऑप्शन देख लीजिएगा, देख लिए। चलिए इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अब चलिए इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का 3 बी का 1। देखिए ए का 3 अधगर गगरी छलकत जाए, तो ए का 3 को इसमें हो जाएगा, इसमें आएगा ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, आम के आम गुठली के भी दाम, तो इसका जो होगा एक साथ 2 लाख प्राप्त करना। और बात करें छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इसका राइट आंसर होगा अयोग्य व्यक्ति की अच्छी वस्तु मिलना। खिसियानी बिल्ली खंभा नचे, इसका हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आप लोग का 38 नंबर, यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद और इसमें से प्रयुक्त संधि का प्रकार कौन सी है। ठीक है, देखिए तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर, एक ओपन क्या नहीं हो रहा है ये, हाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यथा प्लस उचित, जो कि गुण स्वर संधि है। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 के पास दोस्तों, कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया। इसमें क्या इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया। ओके, और बात करें कि आखिर कैसे पहचाने कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन है, प्रेरणार्थक क्रिया पहचानने के लिए देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करवा रहा है ना, तो उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे में सरपंच किससे काम करवाया, गांव वालों से। सरपंच गांव में नया कुआं बनवाया, सरपंच खुद कुआं नहीं बनवाया है, किसी और से बनवाया है। तो जब भी कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करवाता है तो उसी क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 के पास, इसका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 67 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। क्या होगा, 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है 43, कि उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी भूस्थैतिक कक्षाएं भूतुल्यांकी कक्षाएं होती हैं। भूस्थैतिक कक्षाएं हमेशा भूमध्य के ठीक ऊपर होती हैं, जबकि भूतुल्यांकी कक्षा का पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुल झुकाव हो सकता है। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 है, दोनों सत्य बात है। दोनों कथन को याद रख लीजिएगा। सभी भूस्थैतिक कक्षाएं क्या होती है, भूतुल्यांकी कक्षाएं होती हैं। ओके, अब भूस्थैतिक कक्षाएं हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती हैं, जबकि भूतुल्यांकी कक्षा का पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 44, के स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, टेटिपोटेंट स्टेम सेल में एक संपूर्ण जीव का निर्माण की क्षमता होती है। टेटिपोटेंट जो क्या करता है, स्टेम सेल में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है, लेकिन जो प्लूरोप्लेंट है, यहाँ पर जो प्लूरोप्लेंट है, ये संपूर्ण जीव का निर्माण नहीं कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे की अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। और कथन क्या है, कारण कथन क्या है, जब बर्फ पिघलती है और पानी में बदलती है तो उस प्रणाली का एंट्रोपी बढ़ जाती है। कारण है कि उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अणुओं की अव्यवस्था अधिक होती है। 45 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलती है, ए सही है लेकिन आर गलती है। ओके, देखिए एक जब बर्फ पिघलती है तो पानी में बदलती है तो उसे प्रणाली की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बात सही है, लेकिन जो बात ये कथन कारण आर है ये एकदम गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 46 है, कि हवाई जहाज के पंखों का आकार इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयानों को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके। यह मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली के प्रमेय पर यह आधारित है। और बर्नौली के प्रमेय को ही तरल गतिकी का मौलिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल गतिकी का मौलिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 47 नंबर, नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा में मौजूद नाइट्रेट्स का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदलना। और बात करते हैं विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं, विनाइट्रीकरण आप लोगों से पूछ लेगा कि विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के संतुलन
बनाए रखने की प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। ओके, समझ गए। अगला देखिए विनाइट्रीकरण समझ गए ना। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास क्वेश्चन नंबर 48 है कि 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत को चालू खाते घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में नागरिकों के लिए दिए गए सुझाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का ए अदृश्य इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अदृश्य आयात और गैर आवश्यक उपभोग। इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु बॉर्डरलैंड पॉलिसी 2026 चलाया है? तो बॉर्डरलैंड पॉलिसी 2026 किसने चलाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल सरकार ने बॉर्डरलैंड पॉलिसी चलाया है। और बात करें कि बॉर्डरलैंड पॉलिसी क्या है, तो भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकना है। इसका उद्देश्य क्या है? बॉर्डरलैंड पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता दी गई है? इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी कार्बन न्यूट्रल पंचायत को। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 के पास। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ये मिलाकर इसको याद रख लीजिएगा। ए का 4, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड गाइस, इसको हटा देते हैं। हाँ, ए का 4 क्या होगा? ए का 4 होगा और बी का 2 होगा और सी का 3 होगा, डी का 1 होगा। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं 52 नंबर की राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा 52 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 सही है। कौन कौन सही है? तो इसमें इसकी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, ये बात एकदम सही है। अधिकतम संख्या 250 होती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य है? 245 सदस्य है, जिसमें 12 नामांकित है, 233 निर्वाचित सदस्य है। और बात करें कि राष्ट्रपति 15 सदस्यों को नामांकित करते हैं, तो ये बात जो है गलत है। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 53 कि प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश के नागरिकों की औसत आय का सूचक है प्रति व्यक्ति आय। ओके, और बात करें कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति और बात करें कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति किसकी है? तो दिल्ली की है। कितनी है? 4,93,024 है। और बात करें कि भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति की आय किसकी है? बिहार राज्य की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 54 नंबर का रहा। तो इसमें 2 जो बात कहा गया है सही कहा गया है और 2 बातें गलती कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। केवल 2 होगा। तो इसमें कौन कौन बात सही कहा गया है? तो इसका पहला बात जो है एकदम गलती कहा गया है। इसमें सही बात कौन कौन कहा गया है? तो इसका सही बात कहा गया है कि इसकी झुकाव जो होती है और पृथ्वी की गति झुकाव के कारण ऋतु बदलती है, ये बात एकदम सही कहा गया है। और दूसरा सही बात यहाँ पर यह कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। तो ये बात, ये दोनों सही बात आने का देखिए गलती क्या कहा गया है? पृथ्वी की दूरी 33.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ये बात गलती है। पृथ्वी की दूरी जो है 33.5 नहीं बल्कि 37 डिग्री पर झुकी हुई है। अब पहला कथन भी गलती है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। नहीं, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं कि भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरल तरंगे तरल माध्यम से बहुत तेज गुजरती है। नहीं, इस तरंगे तरल माध्यम से बहुत तेज गुजरती है। नहीं, इस तरंगे जो है तरल माध्यम से नहीं बल्कि ठोस माध्यम से गुजरती है। लेकिन और सब बात जो कहा गया एकदम सही कहा गया है। पी तरंगे सबसे तेज होती है तथा ठोस तरल गैस सभी में गुजरती है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इस मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 2 होगा और बी का जो होगा आप लोग का 3 हो जाएगा और सी का आप लोग का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ओके, डी का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए कंगारू। कंगारू का जो प्राकृतिक आवास है ना भारत में नहीं पाया जाता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और बात करें कि एक सिंह वाले गेंडा के बारे में, तो एक सिंह वाले गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और एशियाई शेर के बारे में बात करते हैं। एशियाई शेर जो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो कि गुजरात में है। और बात करें हाथी भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो हाथी भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के पास कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और बात करें कि 14 से 18 में किसका जिक्र है?
तो 14 से 18 में समानता का अधिकार का जिक्र है। और बात करें 19 से 22 में किसका जिक्र है, तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र है। और आर्टिकल 23 से 24 में किसका जिक्र है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप लोग के 59 के पास आते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, तो हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। कब की थी, तो 610 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, पटना में। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है। और भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पर मिलती है, तो भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 61 नंबर की वॉइस है, इसको चेंज करना है। द मैनेजर इज टू साइन द डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर जिसमें टू के बाद भी होगा वो राइट आंसर होगा। और द डॉक्यूमेंट्स हैव, द मैनेजर इज है तो हैव कैसे लग जाएगा, तो द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड बाय द मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है कि द रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी क्रिएटेड मेनी न्यू जॉब्स इन द एबव सेंटेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द रैपिडली। यहाँ पर रैपिडली के बारे में पूछ रहा है, रैपिडली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा। ये जो है एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। जो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डॉट डॉट हिज 4 सन्स। यहाँ पर 4 सनों में अपनी प्रॉपर्टी को बांटना है। ऑप्शन नंबर ए में है बिटवीन, बी में है अमॉन्ग, सी में है इन, डी में है 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमॉन्ग। देखिए जब दो व्यक्तियों के बीच किसी चीज को बांटना रहता है तो उसमें बिटवीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बिटवीन। जब 2 व्यक्तियों में बांटना होता है उसमें क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। और जब 2 से अधिक व्यक्तियों में बांटना रहता है उसमें अमॉन्ग का यूज करते हैं। ये बात हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना, क्योंकि हर सेट में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि चूज द करेक्ट यहाँ पर स्पेल वर्ड चुना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एकोमोडेट। एकोमोडेट जो यहाँ पर लिखा गया है एकदम सही लिखा गया है। एकोमोडेट का क्या अर्थ होता है, तो एकोमोडेट का अर्थ होता है ठहरना। क्या अर्थ होता है दोस्तों, ठहरना, एकोमोडेट का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग सुन लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 66 के पास आता है। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो है एथेनॉल। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाला सही उत्पादन का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, एथेनॉल कौन सा होगा, एथिलीन होगा। क्या होगा, CH2 क्या होगा, C2H4 बन गया। दोनों मिलकर क्या बन गया, C2H4 बन गया, जो कि किसका सूत्र है, एथिलीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एथिलीन का सूत्र है। अगर बात करें एथिलीन किस श्रेणी का तत्व है, एथिलीन जो है एल्किन श्रेणी का तत्व है। और एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n एल्किन का सूत्र होता है। और एल्किन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास 68 के पास है। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे पहले से तैयारी एंटीबॉडी होती है। यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास हम लोग आते हैं। सॉरी गाइज, और क्वेश्चन नंबर 68 का क्वेश्चन आंसर गलती है, प्राकृतिक नहीं होगा। सॉरी गाइज, सॉरी वेरी सॉरी। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृत्रिम होगा। प्राकृतिक नहीं हो जाएगी, कृत्रिम होगा। कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, ठीक ना। अगर बात करते हैं 68 के बारे में, जब सांप काट लेता है तो जिससे पहले से तैयार एंटीबॉडी होता है, किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है, ये कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। लेकिन अगर बात करें हम लोग जब टीके के माध्यम से अपना उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरक्षा होता है, जो टीके को लगाते हैं, टीका जो लगाते हैं, वो टीका वाला नहीं, टीका पंडित जी वाला टीका नहीं, वो टीका मतलब सुई। टीका जब लगाते हैं तो उत्पन्न होने वाला प्रतिरक्षा कैसी होती है, तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। लेकिन इसमें जो होगा प्रतिरक्षा, ये कैसा होगा, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है कि नॉन प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाला ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक बात सही कहा गया है। कौन बात, तो यह कार्बन का द्विआयामी अपरूप है जिसकी मोटाई केवल एक परमाणु के बराबर होती है। ये बात सही कहा गया है, लेकिन ग्राफीन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है ना, ये बात गलती कहा गया है। sp3 संकरित नहीं होता है, बल्कि ग्राफीन में sp2 संकरण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आता है। क्वेश्चन नंबर 70 कि क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में असमित एन्क्रिप्शन और कैसे काम करता है, तो 70 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा किया हो गया, हमको थोड़ा गलती आप लोगों को बता दे रहे हैं। और सर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, लेकिन 70 में भी थोड़ा मिस्टेक हुआ हम लोग का। 70 का राइट आंसर ए नहीं होगा। कौन होगा, देखिए 70 का राइट आंसर ए नहीं बल्कि बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। इसमें डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का यूज करते हैं। सॉरी वेरी सॉरी गाइज,
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जितना विखंडनीय पदार्थ खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, और बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उन्नत, देखिए अगर बात करें उन्नत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ स्थित है, तो उन्नत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ पर स्थापना किया गया है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में उन्नत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का स्थापना किया गया है। और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। और 72 क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथन और कारण में सही विकल्प चुनना है। कथन है कि मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन सीधे पीयूष ग्रंथि द्वारा संश्लेषित निर्मित है। और कारण 2 है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो देखिए इसका तो 2 नंबर जो कथन है एकदम इसका राइट आंसर सबसे पहले बता दे रहे हैं। 72 नंबर का राइट आंसर आप लोग का होगा कि ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और बात करें एक गो ऐसे गलत है क्योंकि मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होती है ना वो सीधे पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, ये तंत्रिका कोशिका से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिका होती है वहां से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलती है। और जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ये बात एकदम सही है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अगर बात करते हैं कि मास्टरों का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टरों का मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 73 भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्य को तीसरे नंबर का सीडीएस चुना गया है। और बात करें कि आर्मी के नया हेड कौन है, तो आर्मी के नया हेड जो है धीरज सेठ, हाँ धीरज सेठ। आर्मी के नया हेड कौन है, धीरज सेठ है। और नेवी के नया हेड कौन है दोस्तों, तो नेवी के नया हेड की बात करें तो नेवी के नया हेड कृष्णा स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाले दुनिया का 5वां देश कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत है। कौन सा है, भारत है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाले डिफेंस क्षमता वाले पहला देश कौन है, तो पहला देश हो गया और अमेरिका, और दूसरा देश हो गया चाइना, तीसरा देश हो गया रसिया, और चौथा देश इजराइल, और 5वां देश भारत। ओके, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को जीआई टैग दिया गया है। तो सरिंदा जो कहाँ का है, सरिंदा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरिंदा जो है त्रिपुरा का है। कहाँ का है, त्रिपुरा का है। और बात करें कि माता त्रिपुरा के किसी एक और स्थान को भी जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है, माताबारी पेड़, माताबारी पेड़ को भी जीआई टैग दिया गया है। माताबारी पेड़ भी कहाँ पर है, वहीं पर है। कहाँ पर, त्रिपुरा में है। मौर्यकालीन में मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो मेगास्थनीज को सिलूकस निकेटर में भेजा था। और बात करें कि डाइमेकस को किसने भेजा था, तो डाइमेकस जो था ना, डाइमेकस को एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। डाइमेकस को किसने भेजा था दोस्तों, तो डाइमेकस को एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। और डाइमेकस को एंटियोकस प्रथम ने कहाँ भेजा था, तो ये बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को भेजा गया था, एंटियोकस प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। और पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों, उत्तराखंड में किया गया। और बात करें पुष्कर ऊंट मेला का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो पुष्कर ऊंट मेला पूछ देगा, तो पुष्कर ऊंट मेला अजमेर होगा, पुष्कर ऊंट मेला अजमेर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अजमेर लिख दे रहे हैं, पुष्कर ऊंट मेला पूछ देगा तो अजमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मोदी का मिशन पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्जिस देसाई ने मोदी का मिशन पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा का सदस्य शपथ लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 188 के तहत बिहार विधानसभा का सदस्य लेते हैं। अगर बात करें बिहार विधानसभा के बारे में, तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और बिहार विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का होता है। बिहार विधानसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, तो टोटल सीटों की संख्या 243 है। और बिहार विधानसभा को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो निम्न सदन के नाम से जानते हैं बिहार विधानसभा को। क्वेश्चन नंबर 80 है कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, छोटी जड़ी बूटियां झाड़ियां पाई जाती है, ठीक ना। और बात करते हैं थार रेगिस्तान के बारे में, तो थार रेगिस्तान को ग्रैंड इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। और सबसे अधिक घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है। तत्ववाद कौन सा है दोस्तों, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ए हो जाएगा। बीना जो है तत्ववाद है। और बात करें बांसुरी के बारे में, तो बांसुरी सुशिर वाद्य यंत्र है। और बात करें ढोल के बारे में, ढोल जो है अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 83 कि 83 नंबर क्वेश्चन 82 हो गया जी,
82 नहीं हुआ है। 82 में क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासन का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्वेनसोंग। और ह्वेनसोंग भारत में कब आया था, किसके काल में आया था? तो ह्वेनसोंग जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। और ह्वेनसोंग के पुस्तक का नाम क्या है? तो ह्वेनसोंग के पुस्तक का नाम सियुकी है। और ह्वेनसोंग ने शूद्रों को क्या कहता था? तो ह्वेनसोंग ने शूद्रों को कृषक कहकर पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? अच्छा, पूर्व से पश्चिम की कुल दूरी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए होगा 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी पूछता है तो इसका हो जाता 3214 किलोमीटर। और मान लीजिए आपसे पूछता है कि भारत की उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है। और पूर्वी बिंदु कौन सी है? क्यूबिथु है। और पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गुहारमती है। गुहारमती कहाँ पर है? गुजरात में। क्यूबिथु का कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। अगर बात करें जहांगीर महल के बारे में, तो जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 85 की बात आते हैं। 85 में क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य क्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद आर्टिकल 39 का ए जो है एकदम सही है इसका राइट आंसर। और बात करें आर्टिकल 39 का ए किस में आता है? तो ये जो आता है डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। अगर बात करें आर्टिकल 14 के बारे में, तो आर्टिकल 14 में सॉरी यहाँ पर ये कर दिया कंफ्यूज हो जाएगा। आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो ये समानता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 14 में। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोग के सामने है कि कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कैंसल, रद्द करना। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? रद्द करना होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हिच प्रीफिक्स इज यूज्ड द गिवन वर्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में किस प्रीफिक्स का यूज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द पेशेंट डॉट 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 बिफोर द डॉक्टर डॉट डॉट डॉट। इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्टर हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ओके, द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 39 जो है सॉरी 89 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो 89 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 का राइट आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2000। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 91 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 6 है, ठीक ना। और 91 का राइट आंसर, सॉरी दोस्तों 91 का राइट आंसर सी नहीं होगा। 91 का जो राइट आंसर है सी नहीं होगा। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। 92, टिंडल प्रभाव किस प्रकार के बिलियन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कोलाइडी बिलियन के द्वारा टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन किया जाता है। तो बात करें कोलाइडी बिलियन के द्वारा ही टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन किया जाता है। टिंडल प्रभाव की खोज की बात करें सॉरी गाइस टिंडल प्रभाव की खोज की बात करें, टिंडल प्रभाव का खोज जॉन टिंडल ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वेब 3.0 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 93 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसमें क्या कहा गया है? पहला में कि यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इंटरनेट का अगला चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के डेटा को कुछ बड़ी कंपनियों से सर्वर से हटाकर विकेंद्रीकरण करना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में, 94 आप लोग के क्वेश्चन सामने आ रहा है। देखिए, ब्रह्मांड विज्ञान में डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से बहुत दूर जा रही होती है तो उसके के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें नीला विस्थापन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पर्यावरण संधि और उनके मुख्य उद्देश्य को कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीनामाता कन्वेंशन, पारे के उपयोग से पर्यावरण को बचाना है। अगर बात करें मीनामाता कन्वेंशन के बारे में, तो इसको कब लागू किया गया था? तो 2013 ईस्वी में लाया गया था। मीनामाता कन्वेंशन को 2013 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 है ई कचरे वेस्ट मतलब ई वेस्ट के अनुसार अनुचित निपटान से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी डी चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, पारा, ये चारों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोग के साथ है कि पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट होगा, इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ये जो है एकदम सही बात नहीं कहा गया है, ठीक है। अगर बात करें पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त रस का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 कि जिन तत्वों को परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 मतलब 15, 16, 17, 18 में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आते हैं। और सल्फर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंधक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आप लोग का वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत देश कौन है?
तो रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे ज़्यादा देश, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत है। रेमिटेंस का मतलब जानते क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में गया और विदेश में जाकर वहाँ से धन कमाकर भारत को दे रहा है, तो वही उसी को रेमिटेंस कहा जाता है, पैसा को रेमिटेंस कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में रेमिटेंस प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? भारत है। अब भारत जो है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन से देशों से प्राप्त करता है? तो सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से प्राप्त करता है। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया गया था। और बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना को हुआ था तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो का मुख्यालय हो गया बेंगलुरु, स्थापना हो गया 15 अगस्त 1969। हाँ, इसरो का स्थापना किसने किया था? तो विक्रम साराभाई ने किया था। इसरो का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो इसरो का पुराना नाम इनकोस्पार था। क्या था? इसरो का पुराना नाम इनकोस्पार था, इनकोस्पार। और इनकोस्पार की स्थापना कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक ना। इनकोस्पार की स्थापना 1962 में हुआ था। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला सेट नंबर 4 का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।